द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए टोटल 150 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे और ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से पहले आप लोग के लिए जो सुपर टेट की क्लासें चलाई जा रही हैं उसकी शेड्यूल के बारे में आपको थोड़ा बता दें, जिससे आप लोग समय पर उपस्थित होकर प्रैक्टिस सेट लगाते रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं सुबह की। तो सुबह में आप लोग हमारे साथ 10 बजे सुबह 150 प्रश्न के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। वहीं बात करते हैं 11:30 पर आपको गणित का जो है प्रैक्टिस सेट मिल ही रहा है। तो शाम में आ जाते हैं। शाम को भी जो आपका क्लासें चल रही हैं, आपकी क्लासें चल रही हैं, वो 7 बजे से चल रही हैं। एक क्लास जो हिंदी का है, इसमें हिंदी आपको मैम के द्वारा बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से समझाया और बताया जा रहा है। शाम को तुरंत 1 घंटे के बाद 8 बजे संस्कृत का भी प्रैक्टिस सेट आपको वहां से देखने के लिए जो है मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग उपस्थित होकर समय से प्रैक्टिस सेट को करते रहें। चलिए, ये सोचना थी। और अब हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे हिंदी के 20 प्रश्न, अंग्रेजी के 10 और संस्कृत के 10 प्रश्न पहले भाषा के देखेंगे। उसके बाद टॉपिक वाइज सभी प्रश्नों को कवर किया जाएगा। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और इसमें पूछा गया है ये छात्र और ज्ञा जो ये शब्द हैं, माफ़ कीजिए शब्द कह रहे हैं, ये वर्ण जो हैं ये किस प्रकार के वर्ण हैं? मूल स्वर हैं, अनुस्वार है, संयुक्त स्वर हैं या फिर संयुक्त व्यंजन हैं? ये क्वेश्चन अच्छा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा वो आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कौन से हैं? तो ये संयुक्त व्यंजन हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, 3 यहाँ दिया गया है और एक जो है ये इस टाइप से सरा होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही है वो कौन सा सही हो जाएगा? वो आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि किस क्रम में अशुद्ध शब्द है? कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें अशुद्ध है? बहुत अच्छे। तो यहाँ पे सी बिल्कुल, एकता, अतिथि, चिन्ह और प्रसाद जो लिखा गया सभी गलत लिखे हैं। ऐसा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बाकी सभी सही हैं। और कमेंट बॉक्स में आप लोग भी जो भी आंसर आप लोग को आता हो कमेंट बॉक्स में उसको लिखते चलिए। तो चलिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपके कि किस वाक्य में परिमाण बोधक विशेषण है? किस वाक्य में परिमाण बोधक विशेषण है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। मोहन 2 किलो दूध पी गया। 2 किलो दूध पी गया, यानी कि किलो जो है ये आपका 2 किलो, ये क्या है? परिमाण है, परिमाण को दर्शाता है, इसलिए ये सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और साथ साथ अगला आपकी स्क्रीन पर है, वीरों ने देश हेतु बलिदान दे दिया। वीरों ने देश के लिए या देश हेतु जो है बलिदान दे दिया। वाक्य में कारक बताना है। तो यहाँ पे कारक जो है संप्रदान कारक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और सी ऑप्शन सही होने के साथ अगला प्रश्न जो है आपका स्क्रीन पर, इसमें तत्सम शब्द कौन सा नहीं है ये बताना है। तत्सम शब्द नहीं है, तो ये तो तत्सम है, ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है। वानर, बंदर का जो है वानर होता है, लेकिन उल्लू जो है ये तत्सम नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और आप लोग के लिए सूचना ये है कि प्रत्येक विषय के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के पीडीएफ को तैयार करवाया जा रहा है। और आप इन सभी प्रश्नों के अगर पीडीएफ को पढ़ लेते हैं तो सिलेक्शन आपका होने से कोई रोक नहीं सकता। और इसमें लगभग 200 से अधिक प्रैक्टिस सेट जो हैं आप लोग के लिए अवेलेबल करवाए जाएंगे और ये बिल्कुल नाम मात्र शुल्क पर उपलब्ध हो जाएंगे, जिसकी सूचना आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। तो ये सूचना थी, ये ध्यान रखिएगा। और इसके बारे में कार्य हो रहा है, इसकी सूचना जल्द ही आपको मिल जाएगी। चलिए, अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं लगा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे सु उपसर्ग नहीं लगा है स्वगत में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि मुहावरा कौन सा नहीं है? इसमें एक मुहावरा नहीं है, बाकी सभी जो है मुहावरे हैं, यानी कि वो हो सकता है लोकोक्तियाँ हों। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। कौवा चला हंस की चाल, ये लोकोक्तियाँ हैं ना कि मुहावरा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौवा चला हंस की चाल, ये क्या है? लोकोक्ति है।
और इसी के साथ अगला प्रश्न आपके है, इसमें कहा गया है कि वाक प्लस ईस का संधि शब्द क्या है। तो इसका जब संधि करेंगे तो वागीस बन जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी सही होने के साथ अगला प्रश्न है, पारिजात किसका पर्यायवाची है। कमल का, गुलाब का, कल्पवृक्ष का या फिर केवड़ा का। पारिजात किसका पर्यायवाची है, तो कल्पवृक्ष का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, तो यहाँ पे उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करिके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, इसमें रस कौन सा है। जब सुदामा जी श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं तो श्री कृष्ण सुदामा की हालत देखकर जो है करुणा करके रोने लगते हैं। यहाँ पे यही जो है कहा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो सी बिल्कुल करुण रस का उदाहरण है। सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे कहा भी गया है करुणा निधि करुण करके करुणा निधि रोए, तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसको वाक्यों को क्रम में बैठाना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा वाक्य सही होगा। जैसे ऑप्शन की बात करते हैं 12वें पे, तो चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। चूहा उसकी पेट पर चढ़कर खेलने लगा, शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। अच्छा, पहली लाइन यहाँ से होगा, शेर पेड़ के नीचे सो रहा था, चूहा उसकी पीठ पर चढ़कर खेलने लगा। तो दूसरा होगा पहले, फिर पहला होगा। देखिए दूसरा पहला, अच्छा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो फिर उसके बाद खेलने लगा, उसके बाद शेर ने चूहे को अपने पंजे में जकड़ लिया, शेर की नींद टूट गई। अच्छा, यहाँ से शेर की नींद टूट गई, फिर चौथा आएगा। पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, फिर ये आएगा। तो उम्मीद है आप लोग को क्लियर हो गया। यानी कि 1 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। शेर पेड़ के नीचे सो रहा था, चूहा उसकी पीठ पर चढ़कर खेलने लगा, शेर की नींद टूट गई, शेर ने चूहे को अपने पंजे में जकड़ लिया। ये बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और अगला प्रश्न है, उच्छ्वास का विलोम शब्द क्या है। चलिए बताइए फटाफट, उच्छ्वास का विलोम शब्द क्या है। वैसे देखिए बात यहाँ पे चा और छा है, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका विलोम शब्द जो है, अगर इसकी संधि की बात करते तो ये व्यंजन संधि था, लेकिन यहाँ पे विलोम शब्द है तो निश्वास है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है कि जो बरसात बिल्कुल ना होना क्या कहलाता है। जब बरसात बिल्कुल नहीं होती तो वो क्या कहलाती है, यानी उसको एक शब्द में क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला है, उसको अनावृष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, अनावृष्ट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, नौढ़ा का संधि विच्छेद क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे पहले में 3 9 है, तो 9 में से ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल 9 प्लस ऊढ़ा हो जाएगा। सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा, सी बिल्कुल 9 प्लस ऊढ़ा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर भी आपको क्रम से इसको सेट करना है। तो यहाँ पे देखिए नंबर 1 यहाँ दिया गया है, सूर्य भगवान की, 1 मिनट ऑप्शन भी साथ साथ देखें तो सही रहेगा कि कैसे इसको बना लेंगे। यहाँ से देखते हैं, चलिए बनाते हैं। सूर्य भगवान की अविश्राम तप्त किरणें लू के सन्नाटा, तो यहाँ पे कौन सा सही होगा भाई। तो सूर्य भगवान की अविराम किरणें, देखिए अविश्राम तप्त किरणें लू की सन्नाटा, उसके बाद फिर मारते हुए झपट तेज पूरित उष्ण, उसके बाद फिर लाएगा निदार्घ कुसुमावली पूरति वृक्षों का
मुरझाना, नदी का शुष्क होते हुए मंद प्रवाह धरती तल पर की अविरल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जो है ये सही हो जाएगा। और अविरल शून्यता विचित्रित प्रभाव उत्पन्न करती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बहुत थोड़ा टफ था, इसको बैठाने में थोड़ा दिक्कत होगा ज़रूर, लेकिन यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। मिलान कर लीजिएगा, जब सेंटेंस लिखेंगे, वाक्य लिखेंगे पैराग्राफ्स के रूप में, तो वो आपको स्पष्ट हो जाएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि कौन सा शब्द बहुवचन है। माता, लड़का, प्राण और किताब। देखिए जो ये सब प्राण और ये सब शब्द जो जैसे कि मनोभाव से जो उत्पन्न हो, वो सब ऑप्शन हमेशा बहुवचन में होते हैं। और ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी प्राण जो है ये बहुवचन में है, बाकी सभी एक वचन है। साथ साथ अगला प्रश्न यहाँ पे 18 से 20 नंबर प्रश्न तक आपका ये पद्यांश से दिया गया है। पद्यांश पढ़ना है यहाँ से। ले चल मांझी मझधार मुझे, दे दे बस अब पतवार मुझे। तो यहाँ से पढ़ना है और पढ़ते जाना है आप लोग को। तो उम्मीद है कि ये पार्ट लेसन पढ़ लिए होंगे। साथ साथ अगला पेज पे बढ़ते हैं। चलिए, तो इसको भी उम्मीद है कि पढ़ लिए होंगे। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ेंगे तो इसको भी पढ़ लिए होंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इसमें पूछा गया है माझी कौन होता है। तो माझी कौन होता है? सी बिल्कुल, जो नाव चलाता है वो माझी होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि पथ पथ मेरे पतझारों में नौ सुरभि भरा मधुमास पला, पंक्ति में पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, पतझड़ के बाद जिस तरह सुगंध बिखेरता बसंत आता है, वही बसंत कवि के जीवन में भी आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है, राजा का मन का राजा कौन होता है। मन का राजा कौन होता है? बी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे, जिसका अपने मन पर अधिकार हो वही मन का राजा होता है। बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इंग्लिश का प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है। इंग्लिश के प्रश्नों को कवर करेंगे। 10 प्रश्न है, इसके केवल ऑप्शन को हम बताएंगे, आप लोग पढ़िएगा और ऑप्शन हमारे साथ मिलान कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। एरर ढूंढना है, इसमें एरर कौन सा है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, हाउ मच। इसी में क्या है? एरर है। एरर क्या है? मच के स्थान पर मैनी होना चाहिए। हाउ मैनी, MANY। तो यहाँ पे मच ना होकर क्या होना चाहिए? मैनी होना चाहिए, इसलिए पहले में ही एरर है। साथ साथ अगला प्रश्न है आपका, अपोजिट शब्द ढूंढना है। इस शब्द का प्रोमिनेंट का अपोजिट शब्द जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इंसिग्निफिसेंट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है, खाली जगह पे फिल करना है। तो यहाँ पे कौन सा शब्द भरा जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका जो है बी बिल्कुल मिलान करिएगा, वाचिंग भरा जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे ईडियम फ्रेज का ये क्वेश्चन है। और इंडेड इन फैसिको फियास्को। तो यहाँ पे इसका जो सही ईडियम फ्रेज होगा वो ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, कंप्लीटली फेल। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। साथ साथ अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में आपको सब्स्टिट्यूट वर्ड बताना है। टू मच, ऑफिशियल, फॉर्मेलिटी। तो यहाँ पे एक शब्द इसका जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, रेड टेपिज्म। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। और इसी के साथ अगला है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो सही स्पेलिंग है उसको चूज करना है। तो यहाँ पे बी बिल्कुल कंसियंस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। और इसी के साथ अगला, चेंज द वॉइस, समवन गेव हर अ बुलडॉग। 27 नंबर का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन, अ बुलडॉग वाज गिवन टू हर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 28 से 30 नंबर प्रश्नों को कवर करना है। और ये आपका पैसेज लिखा गया है, पैसेज यहाँ से आप लोग पढ़ेंगे। अमंग द नेचुरल रिसोर्सेस विच कैन बी कॉल्ड अपॉन इन नेशनल प्लान फॉर डेवलपमेंट। यहाँ से स्टार्ट करना है। ये पहला पेज है, उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। और नहीं पढ़ पाए वीडियो को रोककर आराम से पढ़िएगा। यहाँ सेकंड पेज है और इसको पढ़ने के बाद 1 मिनट, क्या बात है भाई, पैराग्राफ्स तो पढ़ लिए लेकिन क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। चलिए, ये थोड़ा हो सकता है
मिसप्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं। संस्कृत का प्रश्न ये है और इसमें सभी प्रश्नों को काट दिया गया है, आपका 28 से काट दिया गया है। 28 के बाद 28 आना चाहिए था, वो 39 आ गया है। 39 नंबर प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में हम जो है पिन करवा देंगे इस प्रश्नों के आंसर को। यहाँ पे 39 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा गया है नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन हैं। नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो सी, बिल्कुल भरत मुनि जो है वो नाट्यशास्त्र के प्रणेता हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के बाद अगला प्रश्न यहाँ पे है, इसमें देखिए 62 यानी 62 को संस्कृत में किस प्रकार से लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे 62 ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। और 10 प्रश्न विज्ञान का यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। क्रिया की सदैव समान एवं विपरीत दिशा में जो प्रतिक्रिया या किस नियम से जानी जाती है वो क्या कहते हैं उसे। यानी कि क्रिया के प्रति प्रक्रिया जो होता है उसको किस नियम से जानते हैं ये बताना है। तो उसको न्यूटन का तीसरा नियम या तृतीय नियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। जैसे मान लेते हैं बंदूक से निकली हुई गोली, नाव से उतरता हुआ आदमी, ये सभी क्या हैं, न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि कौन से तत्व भारत के कुछ भागों में पानी के जल प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं। तो डी बिल्कुल सही होगा, चाहे वो आर्सेनिक हो, फ्लोराइड हो या फिर यूरेनियम हो। वैसे आर्सेनिक की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में ये ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल ये सभी सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, आरडीएक्स का विस्तारित रूप क्या है, यानी आरडीएक्स का पूरा नाम क्या है। चलिए आंसर बताइए फटाफट। आप लोग भी कमेंट करके अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। तो यहाँ पे आरडीएक्स का पूरा नाम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, भयभीत होने पर कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, यानी जब इंसान को डर लगता है तो उस वक्त कौन सा हार्मोन निकलता है। तो इसको एड्रेनलिन हार्मोन होता है जो यहाँ से निकलता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल एड्रेनलिन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, सबसे अधिक इस्तेमाल में आने वाला विरंजक अभिकर्मक क्या है। तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन, कौन सा, बी, फ्लोरीन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, कक्षा में अंतरिक्षयान में भारहीनता की जो अनुभूति का कारण है वो कौन सा होता है। तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन, कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बाहर होता है। ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यानी कक्षा में जो त्वरण होता है वो बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। तो ये बिल्कुल सही होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि एक पार्सेक क्या है, तारों के मध्य जो दूरियां मापने का मात्रक होता है उसको पार्सेक कहते हैं। तो एक पार्सेक किसके बराबर होता है। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही, 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर एक पार्सेक होता है। सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है। पहला ही सही हो जाएगा, ये सेल्यूलोज जो है ये प्राकृतिक बहुलक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, एक मिनट क्या हो रहा भाई, ये दोबारा रिपीटिशन हो गया यहाँ पे। इस क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं। 49 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन है। तो आयोडीन युक्त हार्मोन कौन है ये बताइए। तो यहाँ पे आयोडीन युक्त हार्मोन जो है वो थायरॉक्सिन है। ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है जिसको थैलोफाइटा संघ के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है वो कौन सा है। 50 नंबर का प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे
स्फेगमन बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 प्रश्न ये गणित का है। गणित के प्रश्नों को हम लोग स्किप करेंगे और ये अभी इस शेड्यूल हमने बता दिया है, वहाँ से जा कर के आप लोग इसके प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। अगर नहीं सॉल्व करना चाहते, वहाँ से नहीं देखना चाहते तो कोई बात नहीं, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस को सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने के बाद वहाँ से आपको ये 150 प्रश्नों का PDF वहाँ पे आपको मिल जाएगा और आप लोग लोड करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे अगला पोर्शन जो है वो पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन, साथ साथ समान अध्ययन के साथ साथ आपका करंट अफेयर का भी प्रश्न होगा, जिसमें हम लोग 40 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए यहाँ से पहला प्रश्न ही आपकी स्क्रीन पर है। इसमें पूछा गया है गणगौर किस राज्य का लोक नृत्य है। गणगौर जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है। क्वेश्चन अच्छा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, बिल्कुल ये राजस्थान का है। सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और घूमर भी राजस्थान का ही है। एक मिनट, घूमर नहीं है, डांडिया है। ठीक, डांडिया कौन सा, डांडिया है। घूमर जो है वो राजस्थान का है। अच्छा हाँ, घूमर ही ठीक है, राजस्थान, ये गुजरात समझ रहे थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये सी बिल्कुल सही है। घूमर भी यहाँ का लोक नृत्य है। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर है कि आदम का पुल या आदम्स ब्रिज कहाँ पर स्थित है। वैसे जो बता दें आपको, जो श्री राम के द्वारा भारत से श्रीलंका को जाया गया था, तो जो पुल का जो निर्माण हुआ था उसी को आदम का पुल भी कहा जाता है। ठीक, उसी का नाम है आदम पुल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका जो है वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच में ये है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है चिल्का झील कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे चिल्का झील पहला उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और ये उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील, ये भी ध्यान रखिएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है। अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर पहला मासिन राम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे चेरापूंजी में ये मासिन राम स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है नव्यकरण असमाप्य ऊर्जा स्रोत कौन सा है। जो नई ऊर्जा है और समाप्त नहीं होने वाली ऊर्जा है वो कौन सी है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हैं वो, चाहे वो सौर ताप ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा एवं जो द्रव की हो, या भूतापीय एवं ज्वारीय ऊर्जा हो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। साथ साथ अगला प्रश्न आपका है कि अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल और बिहार में किस वर्ष में लागू किया गया। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की बात किया गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन आपका बे बिल्कुल 1793 में लागू हुआ था। बे बिल्कुल सही होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है एशिया का प्रथम ग्रीन एयरपोर्ट कौन सा है। एशिया का ग्रीन एयरपोर्ट बी बिल्कुल राजीव गांधी हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन, और ये भारत का है। इसी के साथ अगला स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी ये बताना है। चलिए बताइए फटाफट, आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा ही स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। CR दास का मतलब है चित्तरंजन दास। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है आपका भारत का रूट तथा भारत की लौह एवं इस्पात पेटी के नाम से कौन विख्यात है। मालवा का पठार, बिंद पठार, मेघालय पठार या फिर छोटा नागपुर। बहुत अच्छे। यहाँ पे देखिए छोटा नागपुर, बिल्कुल जैसे ही छोटा नागपुर मिले वैसे भारत का रूर या लौह इस्पात की पेटी से जाना जाता है। डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और अगला प्रश्न है स्वतंत्रता सेनानी जो खुदीराम बोस थे उनको कब फांसी में आत्मदान किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। 11 अगस्त 1908 को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है कृष्णा नदी का मूल उद्गम जो है वो किसके पास है। तो कृष्णा नदी जो है वो महाबलेश्वर से निकलती है। कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और सी ऑप्शन सही होने के साथ ये महाबलेश्वर की बात करते हैं तो ये स्थित कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक, और ये कृष्णा नदी जो है गंगा और गोदावरी के बाद दक्षिण भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है वो अरावली पर्वत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा।
और इसी के साथ अगला प्रश्न जब हम कवर करेंगे तो उसमें पूछा गया है कि एक से अधिक राज्यों की राजधानी कौन सी है, यानी एक से अधिक जो राज्यों की राजधानी है उसका क्या नाम है। चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है, हरियाणा की राजधानी है और राज्य की संयुक्त राजधानी भी है, मतलब दोनों पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो आपका डी बिल्कुल सही होगा, चंडीगढ़ बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न आपका है काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा वन्यजीव ये जो है असम में स्थित है और ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है सहारा रेगिस्तान की गर्म सूखी धूल भरी हवाएं, माफ कीजिए स्थानीय हवाएं जो हैं किस नाम से जानी जाती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो आपका पहला सही होगा, सिराको कहते हैं। क्या कहते हैं? सिराको। सहारा रेगिस्तान की बात किया गया है, यहाँ पे जो स्थानीय हवा है उसको सिराको कहा जाता है। और इसी के साथ अगला प्रश्न जब आपकी स्क्रीन पर आता है तो इसमें उत्तर प्रदेश के न्यूक्लियर परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर स्थित है ये बताना है। यहाँ एकमात्र ये परमाणु ऊर्जा स्टेशन है उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल नरौरा उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला है डिएगो गार्सिया द्वीप कहाँ पर स्थित है। डिएगो गार्सिया जो स्थित है ये कहाँ पर स्थित है, तो बी हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका क्वेश्चन आप लोग को आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। कौन सी निष्क्रिय गैस है जो वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है या सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। जेनान है, रेडान है, नियान है या फिर आर्गन है। तो यहाँ पे ये गैस जो है जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है वो आपका आर्गन गैस है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी मात्रा की बात करते हैं तो 0.93% ये सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल की खुली वातावरण में पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका जन गण मन राष्ट्रीय गान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो की ही थी, जो जनवरी 2012 में सर्वप्रथम किस लेख में प्रकाशित हुआ था। भारत विधाता, तत्वबोधनी, राष्ट्र जागृत या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे तत्वबोधनी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये इसमें प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है जो शाकाहारी हैं वो क्या कहलाते हैं। शाकाहारी चाहे जो हों वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी श्रृंखला की बात करते हैं तो जैसे हरी घास फूस जो खाते हैं वो खरगोश, कीड़े मकोड़े खाते हैं और कीड़े मकोड़े को जो खाते हैं वो मेढक हो जाते हैं, मेढक को जो खाते हैं वो सर्प हो जाते हैं और सर्प को जो खाते हैं वो मोर हो जाते हैं। इस प्रकार श्रृंखला बन जाती है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका अनुच्छेद 352 के अधीन लागू आपात स्थिति के दौरान कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित हो जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बात करते हैं संविधान के भाग 17 की। संविधान के भाग 17 की बात करते हैं तो 17 में 3 प्रकार के उपबंध दिए गए हैं। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसको 352 में लिखा ही गया है। ये अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया जिसका जिक्र है। बाद में अगला जो आपातकाल है वो राष्ट्रीय शासन है अनुच्छेद 356 के तहत। और इसी के साथ नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय जो है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अभी तक एक भी बार नहीं अपने यहाँ लगा है और यह 360 अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है। तो इसके आपातकाल के जो घोषणा मतलब निरस्त निलंबित हो जाते हो, मौलिक अधिकार स्वयं ही निलंबित हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, मौलिक अधिकार। और इसी के साथ अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने के लिए एक भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, सभी की उम्र 35 वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव या उपराष्ट्रपति या राज्यपाल का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि सौर प्रणाली का कौन सा ग्रह लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल
मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। साथ साथ नेक्स्ट है, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? यहाँ पे सी बिल्कुल पृथ्वी है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पंपास चरागाह कहाँ पर स्थित है? पंपास चरागाह कहाँ पर स्थित है? तो ये दक्षिण अमेरिका में है, सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, ऑप्शन हरियाणा हो जाएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है कि कौन सा भारतीय संसद के तीनों सदनों की संयुक्त बैठक, एक मिनट, तीनों नहीं दोनों है भाई, संसद दो ही सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बात करते हैं अध्यक्षता की, तो अध्यक्षता जो करता है लोकसभा का स्पीकर यानी लोकसभा स्पीकर या लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लेकिन संयुक्त बैठक को आहूत कौन करता है यानी बुलाता कौन है? तो वो भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो बुलाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अध्यक्षता की बात किया गया है, तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक सोच और जांच की भावना का विकास, एक मिनट, ऊपर के प्रश्नों में एक बात और बता दें आपको कि इसकी संयुक्त ज्वाइंट बैठक की जो वर्णन मिलता है वो अनुच्छेद 108 में मिलता है, ये भी साथ साथ ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक सोच और जांच की भावना का विकास करना भारतीय संविधान के किस भाग में सम्मिलित है? तो ये जो सम्मिलित है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य में है। अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा रेखा किस रूप में जानी जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूए और कनाडा के बीच, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही है सी बिल्कुल 49वीं समानांतर रेखा जो है ये इसको अलग करती है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, माई कंट्री माई लाइफ किसने लिखी है? तो ये जो लिखा गया है ये लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? तो यहाँ पे गोरखपुर सबसे बड़ा है भारत में, लेकिन भारत में ही नहीं ये दुनिया में भी सबसे बड़ा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके पहले कौन सा था? तो वो खड़गपुर था, ठीक, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में गोरखपुर है, से बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 और 36 से लेकर के 51 में किसका उपबंध है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उपबंध है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और 51 के काम में मौलिक कर्तव्यों को दिया गया है। और 12 से लेकर के 36 तक कौन सा है? मौलिक अधिकार है। और 1 से 5 तक आपका प्रस्तावना तो 1 से 5 तक ही है, वैसे भाग 1 ही में है प्रस्तावना, ध्यान रखिएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनको किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राष्ट्रपति के द्वारा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर किससे जुड़े हुए हैं? ऑप्शन बी बिल्कुल हुसैन सागर बीच में है और दोनों किनारे पर दोनों शहर हैं, एक तरफ हैदराबाद है दूसरी तरफ सिकंदराबाद, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, चौरा चौरी घटना कब घटित हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन। लोग कहते हैं 5 फरवरी 1922 को ये घटित होती है, लेकिन इक्वल डाटा जो है आपका वो 4 फरवरी 1922 है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद, जिसका नाम प्रयागराज हो गया, में 1857 के संग्राम की नेता कौन थे? तो इलाहाबाद से जो 1857 के नेता थे उनका नाम मौलवी लियाकत अली, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। साथ साथ अगला है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन का स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बी बिल्कुल सही है, कानपुर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कानपुर में की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सरयू, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है, तो कौन शामिल नहीं है मंत्रिपरिषद में? तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन, जो कैबिनेट सचिव होते हैं ये मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होते हैं, इनको उनकी में काउंट नहीं किया जाता है, डी ऑप्शन सही होने के साथ अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, विश्व में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है?
स्वच्छ जल मतलब ताजे पानी की झील जो सबसे बड़ी है वो सुपीरियर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। साथ साथ यहाँ शिक्षण कौशल का 10 प्रश्न आ गया है, इसको भी हम लोग फटाफट कवर कर लेते हैं। करते हैं, पावलोव के साहचर्य के नियम पर आधारित सूत्र कौन सा है? स्थूल से सूक्ष्म, विशिष्ट से सामान्य, पूर्ण से अंश, ज्ञात से अज्ञात। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ये ज्ञात से क्या है? अज्ञात। यही पावलोव, इवेन पावलोव इनका पूरा नाम है, के साहचर्य नियम पर आधारित सूत्र है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। चलिए अगले प्रश्न का क्वेश्चन आप लोग को बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। शिक्षक वह धुरी है जिस पर बाल केंद्रित शिक्षा कार्यरत है। यह कथन का आशय क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, छात्रों की अधिकतम प्रतिभागिता संभव है किसमें? व्याख्या विधि में, परिचर्चा विधि में, या फिर श्रव्य दृश्यों में द्वारा, पाठ्य पुस्तक विधि द्वारा। 113 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। ये श्रव्य दृश्यों के द्वारा छात्रों में जो अधिकतम प्रभाविकता संभव है, सही होगा, सी बिल्कुल सही है। साथ साथ अगला प्रश्न है, जब एक शिक्षक को छात्रों से पूछे गए प्रश्नों का प्रत्यक्ष और सही उत्तर ना आए तो उसे क्या समझ लेना चाहिए? तो उसे समझना चाहिए कि विद्यार्थी को बता देना चाहिए कि बाद में उत्तर दे दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षण एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, ये किसका कथन है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे एडम्स का कथन है, डी बिल्कुल सही होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है कि जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या को बिंदुओं एवं नगरीय जनसंख्या को गोलों से प्रदर्शित करने की विधि का आविष्कार कौन थे? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी स्टेन डी गियर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्टेन डी गियर। साथ साथ अगला प्रश्न है, वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है। बहुत अच्छा है। वास्तव में प्रश्न जो है सबसे अच्छा उत्तेजक है और यह शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन काल्विन का है, बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, जिसमें सर्वेक्षित कोण क्षैतिज न होते हुए भी क्षैतिज मान लिया जाता है, ऐसे उपकरण का नाम क्या है? तो ऐसे उपकरण का नाम है सेक्सटेंट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सेक्सटेंट से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान जो कि अधिगम समस्याओं की पहचान करते हैं तथा उनका निदान खोजते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे विद्यालय मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। साथ साथ अगला है कि श्रव्य साधनों में किस ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होता है? तो सी कान बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रव्य मतलब सुनने के साधनों में किसका प्रयोग होता है? तो कान का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। बाल मनोविज्ञान के 10 प्रश्न यहाँ पे आए हैं, इसको भी हम लोग कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि आपकी कक्षा में एक बालक बड़ों से तू तड़ाक करके बोलता है। बालक के इस अशिष्ट व्यवहार को दूर करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जैसे आप बालक को आप कहकर संबोधित करने लगेंगे तो बालक भी आपको आप ही कहेगा। जिस प्रकार से आप कहेंगे, क्योंकि बालक जो होते हैं वो जो है अनुकरणीय व्यवस्था सिद्धांत पे आधारित होते हैं, तो सबको पता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है कि सीखना समृद्धि हो सकता है यदि, सीखना समृद्धि हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। बिल्कुल सही, पहला वाला सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है या किस आयु को कहा जाता है? तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे पूर्व बाल्यावस्था जो होती है वो खिलौने की आयु कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और अगला प्रश्न है कि कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है?
पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता जो नहीं है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल प्रश्न करने की व्यवस्था जो है ये नहीं होती है। सी बिल्कुल सही है। साथ साथ अगला प्रश्न है कि भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? तो बी, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, यानी कि उसकी जो भाषा है खुद की उसको मान्य करके दूसरी भाषा का प्रयोग करना, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, तो कहाँ से प्रारंभ हो जाती है भाई? विकास की बात यहाँ पे किया गया है, तो माँ के गर्भ से ही बच्चे का विकास स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। साथ साथ अगला है कि विकास की सबसे जटिल अवस्था कौन सी है? बी बिल्कुल किशोरावस्था जो होती है ये सबसे जटिल और तूफानी अवस्था भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? 128 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे देखिए, केवल बच्चे कक्षा में सीखते हैं, ये सही नहीं है। बच्चे चाहे जहाँ पर हों, पर्यावरण में, घर में, समाज में, चाहे जहाँ पर होते हैं वो हमेशा ही सीखते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा गया केवल कक्षा में सीखते हैं, तो ये गलत है। यहाँ पर गलत यानी सही कौन सा नहीं है, ये पूछा भी गया था, तो डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य जो कुछ बनता है उस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बहुत सही है, बिल्कुल सही है, और वो भी 50%। और यह कथन किसका है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन प्याजे का कथन, एक मिनट, सी बोल रहे हैं और लगा भी रहे हैं, हर्बर्ट का है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ साथ अगला प्रश्न 130 का क्वेश्चन है, प्रातः विद्यार्थियों की त्रुटि किस ओर संकेत करती है? तो सी बिल्कुल सही, आंतरिक अभ्यास की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और बच्चे जो हैं गलतियां जो करते हैं वो उनके अधिगम का ही हिस्सा होता है, ध्यान रखिएगा। सी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ यहाँ पे रीजनिंग का 5 प्रश्न है, इसको स्किप करेंगे हम और बढ़ेंगे हम लोग कंप्यूटर के प्रश्नों की तरफ। या सूचना तकनीकी का 5 प्रश्न यहाँ पे कवर करेंगे। पहले, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे विजय भाटकर जो हैं ये भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में जाने जाते हैं। बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगला प्रश्न है आपका, रैम का पूरा नाम क्या है? रैम का पूरा नाम क्या है? यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा जो फॉर्ट्रान है इसका विकास किसने किया था? तो इसका विकास जॉन बेकस ने किया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। साथ साथ OHP का पूरा नाम क्या है? OHP का पूरा नाम, ऑप्शन नंबर पहला ही, ओवरहेड प्रोजेक्टर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला 40 नंबर का प्रश्न है कि किस इलेक्ट्रॉनिक युक्त के माध्यम से स्क्रीन पर चलती किसी वस्तु की दशा बदली जा सकती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल जॉयस्टिक। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी सही हो जाएगा। और यहाँ पर अगला पोर्शन जो है वो जीवन कौशल प्रबंधन और अभिव्यक्ति के 10 प्रश्न हैं, इसको भी आप लोग फटाफट हमारे साथ कवर कर लीजिए। बात करते हैं, शिक्षा के मूल उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है, तो किस प्रकार से शिक्षा के मूल उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं ये बताना है इस प्रश्न में। चलिए क्वेश्चन के आंसर को पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। जीवन कौशल के द्वारा, शारीरिक बल के द्वारा, सामाजिक कौशल के द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जीवन के कौशल के द्वारा कर सकते हैं, ए बिल्कुल सही होगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगले प्रश्न में, शिक्षक द्वारा जो छात्रों में स्वानुशासन की भावना होती है वो किस प्रकार से पैदा की जा सकती है? यानी कि स्वयं अनुशासन में वो रहे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, उनको जिम्मेदारियां सौंप कर ऐसा कर सकते हैं। सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है कि वह आंतरिक बल क्या है जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहारपरक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही है वो ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। उसको अभिप्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिप्रेरण कहते हैं। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि किस विद्वान ने बताया है कि पुरस्कार
की प्रेरणा बालक को सीखने में सहायता करती है। बिल्कुल सही है। तो ये जो बताया गया है थार्नडाइक के द्वारा बताया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। और अगला प्रश्न है, कौन सा व्यावसायिक नैतिकता का एक प्रकार है? व्यावसायिक नैतिकता का एक प्रकार कौन सा है इसमें? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी प्रामाणिक नैतिकता भी सही है और वर्णनात्मक नैतिकता भी सही है। तो दोनों सही हो जाएगा, ए और बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही होगा। और अगला प्रश्न है, पुरस्कार एक संतोषजनक व्यवहार है। बिल्कुल सही है, एक संतोषजनक व्यवहार है जो किसी व्यवहार के कारण उत्पन्न होता है और किसी साधन के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बिल्कुल सही। ये कथन किसका है? तो ये कथन ऑप्शन नंबर सी भी गुड का है, यानी गुड का है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है ऑप्शन। और अगला प्रश्न है कि क्या बालक में अंतर्नोद संबंधी व्यवहार उत्पन्न करते हैं? यानी कि क्या है ऐसे जो बालक में अंतर्नोद संबंधी व्यवहार उत्पन्न करते हैं? तो डी बिल्कुल ये सभी, चाहे वो प्रलोभन हो, सुरक्षा हो, आवश्यकता हो। ऑप्शन नंबर डी ये सभी सही हो जाएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है, एक सफल शिक्षण की सबसे आवश्यक शर्तें क्या हैं? तो यहाँ पे भी बिल्कुल संचार कौशल बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है, अभिवृत्ति की विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। व्यक्ति एवं वस्तुओं में संबंध स्थापित करना, अभिवृत्ति अस्थायी एवं असीमित होना, अभिवृत्ति को अर्जित किया जा सकता है, ये सभी उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका जो है कि किस अनुच्छेद के तहत किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्तियों में मामले में भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, जाति, धर्म, वंश के मामले में कोई भी सार्वजनिक नियुक्तियाँ जो है मामले में भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यह अनुच्छेद ये 16 के सेकंड में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। और यहाँ पे हम लोग 150 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। 150 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा, और कितने प्रश्न सही हुए ये भी जरूर बताइएगा। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।